हेलो कहानी के दीवानों, मैं लौट आया हूँ इट्स ओके नॉट टू बी ओके के एपिसोड नंबर 3 के साथ में, जो कि मेरे व्यूअर्स और पर्सनली मेरी एक फेवरेट लव स्टोरी है। इसी के साथ मुझे उन सभी सब्सक्राइबर्स का धन्यवाद बोलना है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, क्योंकि मैंने इस चैनल पे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट किए हैं आप सभी के सपोर्ट के कारण। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस चैनल की वीडियो का प्यार एज अ नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे। और जिन्होंने इस लव स्टोरी के अभी तक 2 पुराने एपिसोड नहीं देखे हैं, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। बाकी आप चैनल पे विजिट करेंगे तो वहाँ भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी। इसी के साथ अब हम शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 3। स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सप्लेनर जिमी पर। अब तक हमने देखा मुनियुंग पहुंच गई है गैंगजी के हॉस्पिटल में, जहां एज यूजुअल वो गैंगजी का पीछा फिर से करने लगती है और अपने ही स्टाइल में उसकी तारीफें कर रही होती है। जहां पे वो बोलती है, तुम जितने बचपन में हैंडसम थे, बड़े होने के बाद और ज्यादा हैंडसम हो गए हो। इसी के साथ हमें उन बच्चों की लव स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ हमें हिंट मिलता है कि वो बचपन की स्टोरी इन्हीं दोनों की है। अब गैंगजी बोलता है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम्हें जो चाहिए जब तक मिलेगा नहीं तुम यहाँ से जाओगी नहीं। मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो मुनियुंग बोलती है, मुझे गैंगजी चाहिए। अब गैंगजी भी बोलता है, क्या लड़की है ये, हमेशा की तरह। अब हमें दिखा जाता है हॉस्पिटल से कोई आता है, जहाँ पे कि वो बताता है, मिस मुनियुंग आपको डायरेक्टर जी ने बुलाया है। इसी के साथ मुनियुंग यहाँ से जाती है डायरेक्टर के पास में, जो कि हॉस्पिटल का डायरेक्टर है, और इस किरदार से मिल लीजिए। ये एक बहुत ही मस्त डॉक्टर है इस साइको हॉस्पिटल का, जहाँ पे कि वो लोगों को देखते ही पहचान जाता है ज्यादातर कि कौन साइको है और कौन नहीं। यहाँ पे मुनियुंग काफी सारे काम से आई है, जिसमें से कि एक काम अब आप जान लीजिए, जहाँ पे डॉक्टर उसे बताता है कि हमारे यहाँ पे एक ट्रीटमेंट चल रहा है इन साइको पेशेंट को ठीक करने के लिए। इसके लिए हमें एक लिटरेसी के टीचर की जरूरत है, जो या तो राइटिंग सिखाए या फिर रीडिंग। जहाँ पे कि वो बोलता है कि आप ये काम कर सकती है, लेकिन उसी के साथ में वहाँ पे जो हॉस्पिटल की स्टाफ होती है वो डॉक्टर को याद दिलाती है कि मेन चीज बताइए। जहाँ पे कि डायरेक्टर फिर बताता है, लेकिन इसके लिए हमारी एक शर्त है, आपको अपने पिता मिस्टर को हफ्ते में 2 बार 1 घंटे घुमाना होगा। और यहाँ पे डायरेक्टर ये भी बताता है, क्योंकि ये एक चैरिटी टाइप का काम है तो आपको इसके लिए पैसा भी नहीं मिलेगा। अब आप खुद भी सोच रहे होंगे, जहाँ पैसा नहीं मिल रहा है और उसे काम भी करवाया जा रहा है, ऐसी जगह पे वो क्यों काम करेगी। तो समझ जाइए क्यों करेगी। और ये डायरेक्टर भी इस चीज को बहुत अच्छे से समझ चुका है। बस इसी के साथ हमें मुनियुंग को दिखाया जाता है, जो बाहर जाती है और उस पेज को जो कि दिया गया होता है उसे फाड़ रही होती है। लेकिन उसने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि वो यहाँ के साइको पेशेंट को कहानियां सुनाएगी। और वो डायरेक्टर और वहाँ की एक स्टाफ दोनों बात करते हैं, जहाँ पे कि वो डायरेक्टर बताता है, बहुत अच्छे से जानता था कि इसे कुछ तो ऐसा है यहाँ पे जो चाहिए, और वो हम भी जानते हैं उसे क्या चाहिए। अब हमें गैंगजी का सीन दिखाया जाता है, जो कि मुनियुंग के फादर की टेक केयर कर रहा होता है, क्योंकि वो इसी साइको हॉस्पिटल में अब काम करता है। और साथ में ही वो जाता है अपने ड्रेसिंग रूम में, जहाँ पे कि वो चेंज कर रहा होता है अपने कपड़ों को। लेकिन तभी वहाँ पे हम देखते हैं मुनियुंग को, जो कि गैंगजी को देखने के बाद में फ्लैट हो जाती है और वहाँ पे उसकी तारीफें कर रही होती है। लेकिन गैंगजी को शर्म आती है और उसे वो वहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल रहा होता है, जाओ यहाँ से। और जब वो बाहर निकाल रहा होता है तभी वहाँ से आती है जूही। देख लीजिए इसका दूसरा प्यार, जहाँ पे कि वो गैंगजी को देखती है मुनियुंग के साथ में कुछ इस तरह से। बस इसी तरह से गैंगजी उसे बाहर निकाल देता है, जहाँ पे कि पूरा हॉस्पिटल देख रहा होता है उन लोगों को। अब हमें दिखाया जाता है गैंगजी अपनी शिफ्ट खत्म करके घर जा रहा होता है, जहाँ पे कि मुनियुंग फिर पीछे से आती है और उसे छेड़ रही होती है कि चलो जाने मन, घर छोड़ देती हूँ। और इस तरह से जो छेड़ रही होती है, जहाँ पे वो बोल रहा होता है काम करो अपना, लेकिन वो बार बार कभी भोंपू बजा रही होती है कार का, कभी कुछ, और इसी तरह से परेशान कर रही होती है। जहाँ पे आखिरकार गैंगजी बोलता है, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ जो तुम्हारे साथ जाऊंगा, तो जाओ यहाँ से। जहाँ पे कि मुनियुंग बोलती है, काफी नखरे हैं तुम्हारे। बस इसी तरह से वो वहाँ से जा रही होती है और जाते जाते भी बोलती है, नहीं मानोगे तो उठा के ले जाऊंगी। बस इसी के साथ वो वहाँ से निकल जाती है। जहाँ पे अब हम गैंगजी को देखते हैं, जो कि घर पहुँचने वाला होता है जूही के साथ में। जहाँ पे जूही पूछती है, मुझे तो लगा था तुम उसके साथ खाना भी खाओगे आज। लेकिन गैंगजी बोलता है, अरे नहीं, मुझे एक ही तो टाइम मिला है छुट्टी के बाद में, वो भी मैं उसके साथ बिताऊंगा क्या। बस इसी के साथ में हम सभी लोगों को देखते हैं घर के ऊपर छत पे बैठे हुए, जहाँ पे होती है जूही, उसकी मॉम, गैंगजी, उसका भाई सेंगजी और गैंगजी का बहुत ही प्यारा दोस्त जेसू। अब
जेसू पूछता है जूही की मॉम से कि आंटी आपने मुझे सबसे नीचे वाला कमरा दिया है और इन दोनों को सबसे ऊपर वाला कमरा दिया जहाँ पे मस्त हवाएं सब आ रही है। जहाँ पे जेसू बोलता है मुझसे ज्यादा किराया भी लिया जा रहा है, लेकिन जूही की मॉम बोलती है अरे बेटे तुझे नीचे वाला कमरा दिया जो कि सबसे बड़ा है, लेकिन वो उसे टाल रही होती है। सबसे मस्त कमरा तो ऊपर वाला ही होता है जो कि टॉप पे है, जहाँ पे हवा आएगी और सब होगा। इसी के साथ जेसू नोटिस करता है कि उसकी मॉम काफी ज्यादा खातिरदारी कर रही है गैंगजी की, जहाँ पे कि जूही भी काफी शर्मा रही होती है। इसी के साथ वो बताता है सैंगजी को कि देख रहे हो जूही की मॉम ने पसंद कर लिया है तुम्हारे भाई गैंगजी को, जहाँ पे कि सैंगजी बोलता है अरे ऐसा कुछ नहीं है। अब हमें मुनियुंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि वो ढूंढ रही होती है इस शहर में अपना नया आशियाना और गाड़ी में जा रही होती है और सीधा पहुंचती है अपने नए आशियाने के पास में, जो कि होती है एक बहुत ही पुरानी हवेली। और वो उस हवेली के ताले को लेती है और चाबी से खोल देती है, जिससे कि हमें ये जानने को मिलता है कि ये हवेली या फिर ये बंगलो कोई गेस्ट हाउस नहीं है, वो उसका खुद का है, क्योंकि वो चाबी से खोल पाई है। जाहिर सी बात है इसके पास चाबी कहाँ से आएगी। और वो उस चाबी से गेट खोलने के बाद अंदर जाती है। इसी के साथ हमें मिस्टर ली को दिखाया जाता है जो कि उस बंगलो की हिस्ट्री बता रहे होते हैं सू को, जहाँ पे कि वो बताते हैं कि तुमने उसे ये मैसेज करके बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि वो जिस बंगलो में जाने वाली है वो एक भूतिया बंगला है जहाँ पे कि उसके साथ बहुत सारे राज दफन है। वो उसकी हिस्ट्री बताता है कि वो एक बहुत ही भूतिया बंगला है, जिस बंगलो को मुनियुंग के पिता ने बनवाया था अपनी बेटी के बर्थडे पे अपनी पत्नी के लिए, ताकि उसकी पत्नी वहाँ पे राइटिंग कर पाए एक शांति भरी जगह पे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है जहाँ पे कि उसके पिता की हालत आज ऐसी है कि वो हॉस्पिटल में है और उसकी मॉम का उस दिन के बाद कोई पता नहीं है। अब मिस्टर ली बोलते हैं कि मुनियुंग उसी बंगले में फिर रहने के लिए गई है किसी एक बेवकूफ की वजह से, और वो हो तुम, जिसने कि एक बंदे की पूरी जन्म कुंडली निकाल के दे दी है मुनियुंग को। जहाँ पे कि मिस्टर ली सू को बहुत ज्यादा डांट रहे होते हैं इसके लिए। और इसी से हम ये समझ पाते हैं कि जो हमने एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा था जहाँ बोल रही थी मुनियुंग कि तुम जितने बचपन में हैंडसम थे उससे बहुत ज्यादा हैंडसम हो चुके हो। इसी से हम ये समझ पाते हैं कि उसने उसकी पूरी हिस्ट्री निकलवा ली और उसे ऐसी बहुत सारी चीजें पता चल चुकी है जो उससे कनेक्ट करती है और उसे कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस आ चुका है। इसीलिए वो अपने प्यार का खुलेआम अब इजहार कर रही होती है उसे। अब तो आइए वापस जहाँ पे कि मुनियुंग जाती है इस बड़ी सी हवेली में, जहाँ पे कि हमें एक औरत को दिखाया जाता है बंगलों के ऊपर हाथ रखते हुए। बस इसी के साथ मुनियुंग करती है इस बंगलों में एंट्री और वो बहुत ज्यादा थकी हुई होती है और वो सो जाती है। अब जैसे ही वो सोती है उसे बहुत ही बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं और इसी के साथ में जब वो आँख खोलती है तो ऊपर उसे दिखती है एक औरत। जैसा कि मैंने बताया वो औरत उसी की माँ है। वो अपनी ही माँ से बहुत ज्यादा डरती है, जो कि एक चुड़ैल जैसी दिख रही होती है, एक चुड़ैल ही होती है आप कह सकते हो, जो कि उसे एक कहानी बता रही होती है कि तुम्हारा राजकुमार तुम्हारे पास आएगा जरूर, लेकिन जिस तरह से एक प्रिंसेस को बचाया गया था वो तुम्हें बचा नहीं पाएगा। मैं तुम्हारे राजकुमार को पहले ही मार दूंगी। इसी से हमें फिर हिंट मिलता है जो बचपन वाली स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पे हमने पहले भी बात की थी। जब वो लड़का उस लड़की के साथ में होता है वो साया उससे गायब हो जाता है। तो इसी चीज की बातें यहाँ पे चुड़ैल भी कर रही होती है कि मैं उस लड़के को तुम्हारे पास आने ही नहीं दूंगी। इस तरह से वो स्टोरी बता रही होती है, जहाँ हम देख पाते हैं कि मुनियुंग स्लीप पैरालाइज में होती है, यानी कि वो नींद में ही होती है और अपने हाथ पैर वगैरह कुछ नहीं हिला पा रही होती है। और जब उसे होश आता है तब हम ये जान पाते हैं कि उसे स्लीप पैरालाइज होता है, जहाँ पे कि वो अपनी मॉम को देखती है, यानी कि उस चुड़ैल को देखती है जो आज तक उसे हमेशा से परेशान करते हुआ आई है। बस इसी के साथ में मुनियुंग वहाँ पे जाग जाती है और अपने हाथों को अपने कंधे पे रख के गैंगजी की बताई गई बातों को याद करने लगती है कि जब भी तुम्हें डर लगे या गुस्सा आए इस तरह से अपने कंधे पे हाथ रखना और कहना शांति शांति। लेकिन इसमें वो एक चीज और ऐड करती है, वो होता है गैंगजी, जहाँ वो गैंगजी को सोचने लगती है कि वो उसके पास में है और वो बहुत ही अच्छा फील करने लगती है और इसी तरह से वो वहाँ पे सो जाती है, एक बहुत ही अच्छी नींद लेती है। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि गैंगजी अपने भाई को कॉल करता है तो उसका भाई मौजूद होता है जेसू की पिज्जा शॉप पे, जहाँ पे कि वो काम कर रहा है अब से ड्राइंग बनाने का। जो भी वहाँ पे लोग आते हैं उनकी ड्राइंग वो बनाता है। और जब गैंगजी का कॉल आता है तो वो डर जाता है कि मेरे भाई को पता चलेगा तो हम उससे घर से बाहर निकाल देगा, इतना
मासूम है कि इतना सब सोच रहा होता है। लेकिन जेसू वहाँ पे समझाता है, अबे भाई समझ, अगर तू लोगों की पेंटिंग बनाएगा तो मनी भी मिलेगी। और वो बोलता है तू एक तरह से चैरिटी का काम कर रहा है, हेल्प कर रहा है लोगों को। इसी के साथ में सैंगजी वहाँ पे मान जाता है और लोगों की पेंटिंग बनाने लगता है। अब हमें दिखाया जाता है गैंगजी के साइको हॉस्पिटल में आता है एक और साइको पेशेंट, जो कि होता है वहाँ के लोकल एमपी का बेटा, जिसको कि कुछ अजीब ही तरह की प्रॉब्लम है, वो है निर्वस्त्र हो जाने की। अब दिखाया जाता है गैंगजी को, जो कि उसके रूम में होता है जहाँ पे उसका ट्रीटमेंट होना होता है। और वो पेशेंट गैंगजी को अपनी कहानी बता रहा होता है कि किस तरह से मैं बाहर बहुत ज्यादा मजे कर रहा था, लेकिन मेरे बाप ने मुझे पकड़ के यहाँ फिकवा दिया। हमेशा मुझे इन मंथ में ही कुछ प्रॉब्लम होती है जहाँ पे कि मैं इस तरह की हरकतें करने लगता हूँ। इसी के साथ गैंगजी उसके साथ में बात करता है, जहाँ वो उसे इम्प्रेस कर देता है। उसे लेके जाना होता है उसे कंसल्टेंसी के लिए इस साइको हॉस्पिटल के डायरेक्टर के पास में, जहाँ पे कि उसे इतना इम्प्रेस कर देता है कि जाते जाते खुशी से जाता है। अब हमें दिखाया जाता है मुनियुंग को, जिसका कि आज पहला दिन है लिटरेसी क्लास के लिए, और वो क्लास लेती है जहाँ पे कि उस सभी पेशेंट को कुछ ऐसी बातें बोलती है कि जिंदगी में जीना सीखो और मौज करो, जिंदगी में मजे लो। इसी तरह से वो सभी को इम्प्रेस कर देती है और सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वहाँ गैंगजी भी होता है और मुनियुंग पूरा ध्यान कहानी सुनाते हुए गैंगजी के ऊपर ही रखती है। अब जैसे ये सेशन खत्म होता है तो गैंगजी और मुनियुंग दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, जहाँ पे कि गैंगजी अपनी बात बोल रहा होता है कि सभी के नसीब में नहीं है कि वो मौज करें। लेकिन इसी के साथ में अब जब वो जा रहे होते बात करते हुए बाहर, तभी मुनियुंग उसे दोबारा छेड़ने लगती है। अब मुनियुंग बोलती है, तुम कल रात को मेरे साथ थे, मेरे सपनों में। और गैंगजी वहाँ पे बहुत ज्यादा एम्बैरेस होने लगता है। इसी के साथ मुनियुंग गैंगजी से बोलती है, मेरे साथ मजे करोगे। और ये बात सुनने के बाद पूरा हॉस्पिटल उन्हें ही देखने लगता है, जहाँ पे गैंगजी जल्दी से भाग के आता है और उसे एक साइड में लेके जाके समझाता है कि मस्ती करना बंद करो और जाओ यहाँ से, सभी के नसीब में नहीं है कि वो मौज कर सके तुम्हारी तरह। लेकिन मुनियुंग बोलती है, झूठे कहीं के। और ये बात सुनने के बाद गैंगजी थोड़ा सा दूर हो जाता है, जहाँ पे कि हमें समझ में आता है कहीं ना कहीं गैंगजी भी मौज करना चाहता है, मजे लेना चाहता है लाइफ में, लेकिन नहीं कर पा रहा है। बस इसी के साथ में हमें पता चलता है कि मुनियुंग उसके इमोशंस को ट्रिगर कर रही होती है ताकि वो भी लाइफ में खुश रहना सीखे, उसका भी अधिकार है। और इन्हीं सारी बातों के साथ में बोल के वो वहाँ से जाने लगती है। अब हम देखते हैं वहाँ पे आ चुका होता है सैंगजी, जहाँ पे कि जूही मिलती है और जूही मिलने के बाद बोलती है, मैं बुला देती हूँ गैंगजी को, तुम यहाँ पे रुको। लेकिन वो वहाँ से गायब हो जाता है और बाहर जाता है। बाहर जाके देखता है कि पीछे से कोई जा रही है और वो उसे मुनियुंग लग रही होती है, यानी कि वो मुनियुंग ही होती है। और वो उसका पीछा करता है, लेकिन तभी गैंगजी अचानक से बीच में आता है और उसे रोक लेता है, जहाँ पे कि वो बोलता है, भाई मैंने देखा वहाँ पे मुनियुंग जा रही है। तो गैंगजी बोलता है, अरे तुम्हारा भ्रम होगा, वो औरत मुनियुंग नहीं होगी। लेकिन सैंगजी बोलता है, भाई उसे औरत मत बोलो, वो राइटर है। मुनियुंग बोलता है, अरे हाँ चलो ठीक है, अब अंदर चलो, मैं तुम्हें डायरेक्टर से मिलवाना चाहता हूँ और उनके साथ अच्छे से बात करना। इसी के साथ वो उसे अंदर ले गया था और डायरेक्टर से मिलवाता है, जहाँ पे कि डायरेक्टर और सैंगजी दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। और सैंगजी अचानक से ही वहाँ पे बोर हो जाता है कि क्या ये डॉक्टर बार बार मुझे घूरे जा रहा है, और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वो डॉक्टर बोलना शुरू करता है कि तुम्हारे हाथ में जो ये छोटा सा डायनासोर है, इसका शरीर तो बहुत बड़ा होता है लेकिन उसका दिमाग बहुत छोटा होता है, इसके अंदर शक्ति भी बहुत ज्यादा होती है पर दिमाग काफी छोटा होता है। और इसी तरह से वो उसकी खासियत बताने लगता है, जहाँ पे कि सैंगजी उससे रिलेट करने लगता है और उससे इम्प्रेस हो जाता है। इसी के साथ वो उसे चीजें दिखाने लगता है और अपने एक कैप उतार के उसके सर पे रखता है, जहाँ पे वो उसको पहली बार में ही पसंद आ जाता है। जैसा कि मैंने बताया था, वो डॉक्टर देखते ही समझ जाता है कि किसको क्या प्रॉब्लम है ज्यादातर। तो इसी तरह से गैंगजी वहाँ पे आता है और वो डॉक्टर गैंगजी को बताता है कि इसने मुझे टॉपी दी है, पसंद किया इसने मुझे। बस इसी के बाद गैंगजी उससे पूछता है, सर इसने कोई तितली की बात की है? तो वो डायरेक्टर बोलता है, नहीं अभी तो नहीं की है, अभी पहला दिन है ना, तो थोड़ा समय लगेगा, बताएगा धीरे धीरे से। इसी तरह से वो सैंगजी को बोलता है, सैंगजी ये जो बाहर देख रहे हो तुम, इसको मुझे दूसरी जगह पे चित्र करवाना है। मैंने सुना है तुम्हें पेंटिंग का बहुत शौक है, तो तुम मेरे लिए पेंटिंग करोगे इसके लिए? जहाँ पे कि वो अपनी पेंटिंग की जगह दिखाता है कि मुझे यहाँ पेंटिंग करवानी है। और सैंगजी देखता है इतनी बड़ी जगह पे पेंटिंग करनी है और मुंह खोल के देख रहा होता है। लेकिन वो बोलता है, मैं जरूर करूंगा, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? अब क्योंकि जेसू ने उसे पैसे की लत लगा दी है, तो उसे वहाँ भी पैसा ही दिख रहा होता है। और वो उस डायरेक्टर से पूछता है, मैं जरूर बनाऊंगा, लेकिन मुझे कितने पैसे मिलेंगे? तो वो डायरेक्टर बोलता है, तुम यहाँ पे पेंटिंग बस बनाओ मस्त एकदम अच्छी सी, मैं तुम्हें अच्छा खासा पैसा दूंगा। और सैंगजी सुनने के बाद बहुत खुश होता है और अपने भाई गैंगजी को ताली मार के बोलता है, यस मुझे पैसे मिलेंगे। इसी के साथ में सीन कट होता है और घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि सैंगजी कुछ पैसे गिन रहा होता है और
गैंग जी पूछता है सेंग जी से कि वाह भाई तुम्हारे पास तो बहुत सारे पैसे हो गए, कितने पैसे हो गए, जहाँ पे कि सेंग जी बताता नहीं है और वो बोलता है अच्छा ये तो बताओ क्यों जोड़ रहे हो, लेकिन वो बता नहीं रहा होता है। पर गैंग जी बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं, मत बताओ, जब मन करे तब बताना। लेकिन सेंग जी वहाँ पे थोड़ा इमोशनल होता है और उसको एक पेज देता है जिसमें कि एक वैनिटी वैन होती है जिसमें हम हर वो चीज रख सकते हैं जो हमारे घर पे होती है, यानी कि वो एक आर्टिफिशियल घर ही होता है वैनिटी वैन। तो बस वो इसी तरह की कार खरीदना चाहता है जो कि होती है 3 करोड़ 28 लाख रुपए की। तो वो बताता है कि मैं ये कार खरीदना चाहता हूँ जिससे कि हमें कभी भी तितली परेशान करे तो हमें पैक करके अपना घर ना जाना पड़े और ना ही हमें कभी अपना घर छोड़ के कहीं पे जाना पड़े। और इससे जो मेरा छोटा भाई गैंग जी है उससे मकान मालिक कभी परेशान नहीं करेगा और कभी कुछ गलत भी नहीं कहेगा। मैं अपने भाई के साथ में इस कार में रहना चाहता हूँ ताकि कभी भी वो तितली अगर हमारे पास में आए तो हम इस कार को कहीं भी लेके चले जाएं। और ये सुनने के बाद में गैंग जी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है कि मेरा भाई मेरे लिए इतना कुछ सोचता है और उसे वो गले लगाता है और वो बोलता है भाई मुझे कोई दौलत कोई पैसा कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मुझे चाहिए। और इसी के साथ में हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि मुनियुंग बोल रही होती है झूठे कहीं के, लेकिन गैंगजी बोलता है कि मुझे कोई नहीं चाहिए। इसी के साथ में जो उसने गैंगजी के अंदर कुछ इमोशन ट्रिगर किए होते हैं वो सब भूल के अपने भाई को गले लगा के बोलता है मुझे बस भाई तुम ही चाहिए। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि उस MP का बेटा सुबह बहुत ज्यादा मजे कर रहा होता है, पूरे हॉस्पिटल में यहाँ से वहाँ घूम रहा होता है और बहुत मजे कर रहा होता है। अब वो इसी तरह से वहाँ से भागते हुए बाहर जाता है जहाँ पे की होती है मुनियुंग की कार। और जब मुनियुंग उसे देखती है तो वो बोलती है चलो मैं करवाती हूँ तुम्हें असली मजे, और अपनी कार में लेके उसे वहाँ से निकल जाती है। इसी के साथ गैंगजी आ रहा होता है हॉस्पिटल के लिए जूही के साथ में, जहाँ पे कि उसे कॉल करके बताया जाता है वो MP का बेटा मुनियुंग के साथ में चला गया है। और ये सुनने के बाद गैंगजी बोलता है क्या। इसी तरह से अब हमें दिखाया था मुनियुंग की कार आ रही होती है सामने है जहाँ पे कि गैंगजी उसके पास तक पहुंच जाता है और वो मुनियुंग की कार के सामने डट के खड़ा हो जाता है बिना डरे, जहाँ पे कि वो हट नहीं रहा होता है। और मुनियुंग धीरे धीरे स्पीड और बढ़ा देती है और बहुत ज्यादा रफ्तार में कार को भगाने लगती है, जहाँ पे कि वो MP का पागल बेटा भी सोच रहा होता है अरे क्या कर रही हो, लेकिन वो खुद भी डर रहा होता है पर बहुत मजे भी कर रहा होता है साथ में। इसी के साथ में कार बहुत ज्यादा तेज होती है जहाँ पे कि जूही बोलती है गैंगजी वहाँ से हट जाओ, लेकिन गैंगजी बोलता है तुम दूर रहो और गैंगजी वहाँ पे डट के खड़ा रहता है। और उसके बहुत करीब पहुंचने के बाद में मुनियुंग वहाँ पे ब्रेक मारती है और वो बहुत ही बाल बाल बचता है वहाँ पे। इसी के साथ में हमें वो बच्चे वाली स्टोरी दोबारा दिखाई जाती है जहाँ पे कि वो बचपन में उस लड़की का साथ छोड़ के भाग गया था लेकिन आज डट के खड़ा रहा मुनियुंग के सामने। अब इसी के साथ वो बोलता है बाहर निकलो और इस पेशेंट को भी बाहर निकालो, जहाँ पे कि वो बोल रही होती है कि तुम सभी के साथ इतने प्यार से बात करते हो, मेरे साथ ही क्यों इतने अकड़ू रहते हो। जहाँ पे कि वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, लेकिन अब मुनियुंग बोलती है अब ये जाएगा और मजे करने के लिए, तुम तो मजे करते नहीं, किसी को तो करने दो। बस इसी के साथ वो कार लेके वहाँ से निकल जाती है और जहाँ पे कि गैंगजी भी समझ जाता है ये एडी है, कुछ भी कर सकती है। बस जल्दी से जूही की कार लेता है, बोलता है जूही मैं तुम्हारी कार लेके जा रहा हूँ और उसका पीछे करता है। अब कार चेजिंग सीन आता है यहाँ पे जहाँ पे कि वो भाग रहे होते हैं, लोगों का नुकसान कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत ही मजे भी कर रहे होते हैं। इसी के साथ में वो एक जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे कि उस साइको पेशेंट के पिता के लिए नारे लगाए जा रहे होते हैं कि वोट दो इसके पिता को, वोट दो। लेकिन वो बोलता है कि मेरे बाप को वोट मत देना, वो धोखेबाज है, वो सभी के साथ गलत करेगा। ऐसा बोल के कार जल्दी से जाने लगती है, तभी उनके पीछे पुलिस लग जाती है। अब क्योंकि उन्होंने वहाँ के MP के चुनाव के लिए प्रॉब्लम खड़ी की है तो पुलिस का पीछे लगने तो बनता ही था। और मुनियुंग कार को एक इवेंट में ले जाती है जहाँ पे कि उस साइको पेशेंट का बाप लोगों की खातिरदारी कर रहा होता है और बोल रहा होता है वोट मुझे ही देना। लेकिन अब वो साइको वहाँ पे पहुंचने के बाद देखता है कि ये मेरे बाप का इवेंट है। बस वो साइको जाता है माइक पे और यहाँ पे वो अपनी स्टोरी सुनाता है कि मेरे बाप को वोट मत देना, मैं अपने घर में सबसे कमजोर और सबसे छोटा बेटा रहा हूँ जिसे कि मेरे बाप ने कभी नहीं अपनाया, और क्योंकि मेरे मार्क्स कम आते थे और मैं थोड़ा सा मानसिक रूप से कमजोर था तो मेरे बाप ने मुझे कभी अपनाया नहीं, किसी तरह की कोई आजादी नहीं दी और मेरे साथ में हमेशा ही एक कैदियों जैसा व्यवहार किया है। और हमेशा ही जब भी मैं कभी थोड़ा सा खुश होने लगता हूँ ये मुझे उठा के हॉस्पिटल में फेंकवा देते हैं। और मैं पागल नहीं था, क्योंकि ये लोग मुझे वैल्यू नहीं देते थे तो मैं पागलों का
नाटक करने लगा, साइको का नाटक करने लगा। लेकिन धीरे धीरे ये नाटक करते हुए मैं कब पागल हो गया मुझे ही नहीं पता। और वो वहाँ पे बहुत ज्यादा हंसने लगता है और बोल रहा होता है कि मेरे बाप को वोट मत देना, ये बहुत बड़ा धोखेबाज है, अपने ही बच्चों के साथ में भेदभाव करता है। और वहाँ पे बहुत ज्यादा मजे करने लगता है। वो इतना एंजॉय करता है, इतना एंजॉय करता है, हंसता है, खेलता है, यहाँ वहाँ कूदता है, जिसको कि देख रहे होते हैं मुनयुंग और गैंगजी। और वो उसकी खुशी देख के खुद भी चौंक रहे होते हैं कि ये बंदे ने अपनी खुशी को दबा के रखी हुई थी और आज जाके इसने अपनी खुशियों को बाहर निकाला है और ये कितना ज्यादा खुश है। अब गैंगजी उसे देखने के बाद में उसके इमोशन फिर से ट्रिगर होते हैं, जहाँ पे कि वो मुनयुंग को बोलता है मुझे भी मजे करने हैं बस। अब ये सुनती है मुनयुंग, जहाँ पे कि वो उसे देखती है कि सख्त लौंडा पिघल गया। इसी के साथ में हम देखते हैं कि गैंगजी के इमोशन ट्रिगर हो चुके हैं और वो भी अब खुल के जीना चाहता है उस साइको पेशेंट को देख के कि जब ये खुश हो सकता है तो मुझे भी अधिकार है खुश होने का। बस इसी के साथ ये एपिसोड आज का यहाँ पे होता है खत्म। आज हमने देखा आखिरकार मुनयुंग ने गैंगजी के इमोशंस को ट्रिगर कर दिया और गैंगजी भी अपनी जिंदगी में खुश होना चाहता है। लेकिन इसी के साथ बहुत से सवाल है, जैसे कि गैंगजी को जूही भी पसंद करती है कि क्या उसका पत्ता कट गया है। उसका भाई सैंगजी, जिससे कि गैंगजी ने कहा था कि मुझे तुम्हारे अलावा कोई नहीं चाहिए, उस बात का क्या। और गैंगजी उसके अंदर दबी हुई फीलिंग जो कि आखिरकार उसने एक्सेप्ट किया है और जिंदगी में मजे करना चाहता है, पर क्या वो अपने शब्दों पे टिका रह सकता है। और ऐसे और भी बहुत से सवाल है जहाँ पे कि हमें ये भी पता चलेगा कि मुनयुंग अपने ही माता और पिता से क्यों डरती है। ये सब हमें देखने को मिलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। और अब आप ये बताइएगा कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके। बाकी अगर आप लाइक करते हैं इस वीडियो को तो वो मेरे लिए होता है एक छोटा सा मोटिवेशन, जहाँ पे कि मुझे भी अच्छा लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आप इस चैनल की वीडियो को कभी भी शेयर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो वो होता है मेरे लिए बोनस। तो अगर आप अच्छी कहानियां देखते रहना चाहते हैं आगे भी तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी अगर हो सके जरूर किसी एक खास के साथ इस सीरीज को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन इमोशंस को फील कर पाए और मजे कर पाए। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड और कुछ और अच्छी कहानियों के साथ में। तब तक के लिए ऑलवेज लर्न। बाय।